दक्षिण पूर्व एशिया में आनंद मार्ग। मैं जनवरी सन 1981 में मनीला सेक्टर के सेक्टोरियल सचिव के दायित्व पर नियुक्त किया गया। मैं शुरू में डर गया कि कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा, किंतु मेरे सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने मुझे प्रेरित किया तथा मुझे पूरी निष्ठा एवं सद्भाव के साथ सेक्टर जाने को कहा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मार्गी लोग मेरा तहे दिल से स्वागत करेंगे तथा मैं सभी कामों को संगठित करने एवं नई गति लाने में सफलता प्राप्त करूंगा। और उन्होंने जैसा कहा था वही सब घटित हुआ तथा मैं मात्र एक साधन यंत्र के रूप में उनकी लीला निहारता रहा। सबसे पहले मैं हवाई जहाज से बैंकॉक पहुंचा तथा वहां हम लोगों की जो जागृति है उसे देखने गया। दो समर्पित कार्यकर्ता जो फिलहाल सक्रिय नहीं थे, उनकी कृपा से वे मुझे मात्र देखकर अत्यधिक प्रेरित हो गए। यह पहली अनोखी एवं आनंददायी घटना थी। मैंने अपने पहले दौरे पर कुआलालंपुर और मलेशिया, सिंगापुर और मनीला की यात्रा की। जहाँ जहाँ मैं गया, मार्गियों और कार्यकर्ताओं ने मेरा बहुत ही उमंग और नई उम्मीद के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो यह परम पुरुष की इच्छा से पूर्व नियोजित था। सिकंदर की कहावत, वह आया, उसने देखा और जीत लिया, की तरह थी। मैं उनकी अहेतुकी कृपा से अचंभित एवं अभिभूत था तथा मैंने अपने दिल से यह अनुभव किया कि हम उनके दैवी हाथों की कठपुतली मात्र है। वे ही अकेले अपने मिशन का कार्य विभिन्न माध्यमों से करवाते हैं। उनके स्पर्श से धूल भी सोना हो जाती है। लंगड़ा हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाता है तथा गूंगा आदमी सुरीली आवाज में गाने लगता है। उनकी अविरल कृपा से सब कुछ संभव है। उनकी अद्भुत लीला का अनुभव करके आंसू मेरे हमेशा बहते रहते तथा मैं कई दिनों तक रोया और चिल्लाया। इसने मार्गियों और कार्यकर्ताओं में भी भक्तिपूर्ण एवं दिव्य प्रेरणा भर दी। इस सेक्टर में काम करने के दौरान मुझे इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ कि ये जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। मैं 6 माह से रक्त कैंसर से पीड़ित था तथा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण बहुत परेशान था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बीमारी को इंगित किया तथा मुझे रोग मुक्त करके नया जीवन प्रदान किया। वे सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है। प्रभु ने कंटीला बेर लैंकानिया अमेरिकाना को खोजने और उसे अपने बागीचे के लिए ले आने का बहुत दबाव मुझे कई बार दिया था। एक दिन उन्होंने मुझे डांटा तथा पूछा मैं उसे लाया क्यों नहीं। मैंने उनसे कहा कि यद्यपि सभी कार्यकर्ताओं ने उसे हर एक वनस्पतिक उद्यान में खोजा था, किंतु फिर भी हम इसे प्राप्त करने में असफल रहे। तब बाबा ने हंसते हुए कहा, जाओ और पुनः खोज करो। कलिकता से वापस लौटा और हम सभी ने पुनः खोजना शुरू किया और अंत में इसे दबाओ में एक छोटी सी पौधाशाला में पाया। मनीला सेक्टर में 2.5 साल के दौरान बहुत सी अनोखी घटनाएं घटी। सेक्टर में बहुत से देश एवं द्वीप आर्थिक रूप से गरीब है तथा फिलीपींस को छोड़कर और कहीं हमारी संस्था बहुत अधिक विकसित नहीं थी। इसके अतिरिक्त आवागमन बहुत दुर्गम एवं अत्यधिक खर्चीला था। दूसरी ओर हमारी संस्था दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। इसके साथ ही आर्थिक दबाव भी प्रचंड रूप से बढ़ता जा रहा था। नए नए निर्माण कार्य हो रहे थे जिन्हें सहायता की जरूरत थी। नए नए कार्यकर्ता लोग नियुक्त हुए जिन्हें आने के लिए टिकट की जरूरत थी। सेक्टर में हम गहन एवं व्यापक प्रचार कर सके थे। नई नई जागृति भवन निर्माण हुए तथा मास्टर यूनिट की जमीनें खरीदी गई। बहुत से नए किंडरगार्टन, स्कूल और योग गृह शुरू हुए, जिन सबको अत्यधिक प्रयास, ऊर्जा एवं धन की आवश्यकता थी। हमने पूर्ण दृढ़ विश्वास एवं सकारात्मक मन से सभी चुनौतियों का सामना किया और उनकी कृपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। ऐसी उनकी दिव्य लीला है। मनीला सेक्टर में फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश देश तानाशाहों द्वारा शासित है।
भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत महासागर से घिरा है तथा इसमें बहुत से छोटे बड़े द्वीप है। पूरा सेक्टर साल भर निहायत गर्म हवा एवं गर्म जलवायु के बावजूद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है। ऊनी कपड़ों की शायद ही ज़रूरत हो। मुख्य रूप से दो ही मौसम हैं, गर्मी और बरसात। पूरा दक्षिण पूर्व एशिया प्राकृतिक सुंदरता से सुसज्जित है। वहाँ सभी प्रकार के वृक्ष तथा रबर, केला, ताड़, खजूर, नारियल आदि जैसे अन्य वृक्ष है। ज़्यादातर क्षेत्र बड़े बड़े जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ बहुत प्रकार के सरीसृप, चिड़िया एवं अन्य जानवर पाए जाते हैं। यहाँ बहुत प्रकार के रसीले फल उगते हैं जो और कहीं पर नहीं मिल सकते हैं। ये देश अपने जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए प्रसिद्ध है। ईसाई और बौद्ध मुख्य संप्रदाय है। चावल, मछली, अन्य समुद्री जीव, गोमांस एवं सुअर का मांस मुख्य भोजन है। चावल सर्वसुलभ है तथा कोई भी व्यक्ति बिना इसके अपना भोजन पूरा नहीं कर सकता है। इनके यहाँ बहुत प्रकार की हरी सब्जियाँ हैं तथा केला, पपीता, नारियल, अनानास, अवोकाडो और आम सर्वाधिक सुलभ फल है। वे लोग सोया मिल्क भी बहुत पीते हैं क्योंकि सामान्य दूध सर्वसुलभ नहीं है। फिलीपींस में हमारा संगठन बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आनंद मार्ग का केंद्र है तथा हमारा सेक्टोरियल मुख्यालय मनीला में स्थित है जो इसकी राजधानी है। भारत के बाद फिलीपींस ही दुनिया का पहला देश है जहाँ आनंद मार्ग को स्थापित किया गया था। धर्म महाचक्र के आयोजनों एवं हमारे परम पूज्य बाबा के ठहरने में भी यह देश सर्वाधिक भाग्यशाली है। बहुत बार प्रभु ने स्वयं ही उनकी भक्ति की प्रशंसा की थी। अब भी पुराने मार्गियों में बाबा के प्रति अपूर्व भक्ति है तथा जब वे लोग अपनी अनुभूतियों के बारे में बातचीत करते हैं तो वे लोग रोने लगते हैं। बाबा नाम केवलम चारों ओर गुंजायमान एवं प्रतिध्वनित हो रहा है। गेरुआ कपड़े पहनकर सड़कों पर चलने के दौरान कोई भी व्यक्ति लोगों से टिप्पणियां सुन सकता है कि बाबा नाम केवलम जा रहे हैं। हमारी ध्यान पद्धति एवं अमठ की गतिविधियों बहुत लोकप्रिय है और लोग इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। यह फिलीपींस के सुरक्षा विनिमय के तहत पंजीकृत है। कुल 4 करोड़ 50 लाख आबादी के साथ इस छोटे से देश में 700 सुंदर द्वीप है। यह मुख्यतया 3 भागों, उत्तर में लुजोन, मध्य में वेशाया तथा दक्षिण में मिंडनाओ में विभाजित है। फिलिपीनी लोग स्वभाव से नम्र, सुहृदय, सहयोगशील, भावुक एवं आराम तलब है। ये विदेशियों के लिए बहुत मित्रवत एवं निष्कपट है। लंबे समय से यह देश स्पेनिश एवं अमेरिकी शासन में था और इसी कारण से उनकी मूल संस्कृति लुप्त हो गई। वे लोग विशेष रूप से अमेरिका द्वारा प्रभावित होते हैं जिसने उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति कम गौरवशाली बनाया था। उनके जीवन के हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अमेरिकी प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। फलस्वरूप उनकी स्वतंत्र राष्ट्रीय चेतना लुप्त होती जा रही है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, अमेरिका जाना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है। भारत और चीन की तुलना में उनका पारिवारिक बंधन उतना दृढ़ नहीं होता है। यद्यपि औरतों की संख्या अधिक है तो भी मातृकुलीन व्यवस्था मौजूद है। युवा पीढ़ी शराब एवं मादक द्रव्यों की महामारी की चपेट में है और इससे बहुतों का जीवन तबाह हो रहा है। फसल उत्पादन साल में 3 बार के लिए अनुकूल मौसम एवं विशाल संसाधनों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस देश को सदियों से शोषित किया है। फलस्वरूप यह देश इस समय अमेरिका का बहुत बड़ा कर्जदार है। पिछले वर्ष से राजनैतिक और आर्थिक दशा बदतर हो चुकी है। लोग अपनी मुद्रा के अवमूल्यन एवं मुद्रास्फीति के कारण बहुत दुखी एवं उदास है। अधिकांश लोग अपनी मुस्कान एवं सौम्यता खोते जा रहे हैं और बहुधा लोग सड़कों पर मात्र अपनी आवश्यकताओं की तलाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इससे हमें अपने सामाजिक आर्थिक दर्शन प्राउड को प्रचारित करने का अवसर एवं मौका प्राप्त होता है। परिणामतः विशेषकर युवा पीढ़ी एवं बुद्धिजीवियों के बीच में प्रौढ़ गति पकड़ता जा रहा है।
बहुत से लोग भविष्य की आशा देने वाले आंदोलन के रूप में आनंद मार्ग की ओर अभिमुख हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास 22 विद्यालय तथा कई योग केंद्र है जहां नियमित धर्मचक्र हो रहा है। सदाव्रत और चिकित्सा सेवा का भी नियमित तौर पर प्रबंध किया जाता है। फिलीपींस के प्राय सभी महत्वपूर्ण बड़े शहर इसमें सम्मिलित है। हमारे यहाँ 4 मास्टर यूनिट, 7 शिशु सदन एवं 10 जागृति हैं। मेट्रो मनीला में अकेले 4 किंडरगार्टन, 2 शिशु सदन, एक प्रेस, एक शाकाहारी रेस्टोरेंट तथा 5 बड़े बड़े कार्यालय है। सेक्टोरियल एमजी क्वार्टर मार्ग गुरु निवास निर्माण की प्रक्रिया में है। हमारा सेक्टोरियल कार्यालय शहर के मध्य में है तथा पूरे फिलीपींस में आध्यात्मिक जागृति केंद्र के रूप में सुप्रसिद्ध है। प्रतिदिन वहां मार्गियों एवं समर्थकों की भीड़ लगी रहती है। 100 से अधिक भाग लेने वाले व्यक्तियों की सहभागिता से 1.5 घंटा स्पंदनिक कीर्तन के साथ साप्ताहिक धर्मचक्र बहुत अनुपम एवं सजीव होता है। फिलीपींस में 45,000 से अधिक लोग साधना सीख चुके हैं। फिलीपींस के मध्य में इलोइलो एवं शिबू में विद्यालय, शिशु सदन, नियमित सदाव्रत एवं चिकित्सा सेवाओं से युक्त हमारा एक सर्वाधिक मनोहर केंद्र है। इन दोनों स्थानों में मार्गी लोग बहुत सच्चे एवं आदर्शवादी है। दक्षिणी हिस्से में दबाओ शहर में 10 से अधिक प्रशिक्षुओं के साथ हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ हमारे 3 अच्छे विद्यालय, एक शिशु सदन, एक निर्बल निवास और 3 जागृति है। यहाँ भी हमारा मार्ग गुरु निवास है। हमारी अमर्ट टीम दुखी पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहती है तथा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसने मिंदनाओ में सेवाभावी संगठन के रूप में ईसाई मिशनरीज के समतुल्य प्रसिद्धि पाई है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी हमारी निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करती है तथा हमें सामग्री देकर सहयोग प्रदान करती है। मिंदनाओ के शिक्षा विभाग ने अपने कार्यक्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाओं में सर्वाधिक प्रभावशाली विधि के रूप में आनंद मार्ग ध्यान की पूर्ण मान्यता प्रदान करते हुए तथा हमारे लोगों को सब जगह प्रवचनों एवं योग कक्षाओं के आयोजनों की अनुमति देते हुए एक परिपत्र भेजा है। फिलीपींस के बाद सिंगापुर सबसे अधिक प्रगतिगामी रीजन है, जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी मलेशिया, सिंगापुर एवं उत्तरी सुमात्रा शामिल है। पेनांग, इपोह, आलोर स्टार, कुआलालंपुर, सेलन, गोर, मेलाटाउन, जोहार बारू, क्वांटन, केताकीना, बालू और किचिंग जैसे पूर्वी एवं पश्चिमी मलेशिया के बड़े शहरों में हमारे अच्छे विद्यालय और योग केंद्र है। उत्तरी सुमात्रा की राजधानी मेडान में हम लोगों का एक विद्यालय और एक योग केंद्र है तथा इस क्षेत्र में हमारा कार्य बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है। सिंगापुर शहर में भी हम लोगों के विद्यालय, योग केंद्र एवं अन्य गतिविधि है। मार्गी लोग बहुत भक्त एवं अत्यंत आदर्शवान हैं। तीसरा श्रेष्ठ रीजन जकार्ता है, जिसमें इंडोनेशिया शामिल है। इस रीजन में जावा, बाली, कलिमंतान, दक्षिणी सुमात्रा जैसे बहुत से सुंदर द्वीप है। इस देश में 4,000 द्वीपों में फैले हुए 14 करोड़ लोग हैं। कुल जनसंख्या का करीब 70% मुस्लिम और 30% बौद्ध, शेष ईसाई और हिंदू है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है तथा लोग बहुत धार्मिक विचार के हैं तथा अविद्या तांत्रिकों से बहुत डरते हैं। राम और कृष्ण की यही अनोखी कहानियों का बहुत प्रभाव है। बाली को हिंदू द्वीप कहा जाता है। वे लोग अपने को विशुद्ध हिंदू समझते हैं। वे सभी शिव भक्त हैं। वे लोग शिवलिंग की ध्यान पूजा करते हैं। लोग बहुत ही रूढ़िवादी तथा अविद्या तंत्र से बहुत प्रभावित हैं। ये तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। यह भारत की तरह ही एक गरीब देश है तथा लोग भारतीयों की तरह ही भूखर है। लोग मरुत देवता से बहुत डरते हैं। भले ही जलवायु गर्म हो तो भी लोग बस या रेल से जाने के समय खिड़कियों
बंद कर लेते हैं क्योंकि वे हवा से बहुत डरते हैं। यहाँ के लोग भारतीयों से भी ज़्यादा धूम्रपान करते हैं। चीनी, ईसाइयों और हिंदुओं के बीच आनंद मार्ग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ मुसलमानों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। मैं यहाँ उन्हें अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक ग्रहणशील पाता हूँ। वर्तमान में जकार्ता, चिरेबोन, बंडुंग, सोल में हमारे 2 विद्यालय और 6 मजबूत आश्रय स्थल तथा बाली में 7 केंद्र नियमित रूप से चल रहे हैं। चौथा रीजन बैंकॉक है, जिसमें थाईलैंड शामिल है। यही एक बौद्ध देश है जिसने अपनी प्राचीन परंपरा, संस्कृति एवं कला को बचाए रखा है। उन्हें इन पर गर्व है। लोग बहुत अच्छे और शांतिप्रिय हैं। यह बौद्ध मठों का देश है। लोग बौद्ध साधु बनने में गौरव का अनुभव करते हैं। यह देश पूर्णतया आत्मनिर्भर तथा हरित क्रांति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोग नए विचारों एवं अजनबियों के लिए बहुत ज़्यादा उदार नहीं हैं। इसलिए लंबे संघर्ष के बावजूद भी हम यहाँ के लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुए। अभी 1 साल से 2 विद्यालय चल रहे हैं तथा उच्च ज्ञान सुपर लर्निंग की कक्षाएं युवा लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, किंतु इस रीजन में जड़ जमाने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे 4 मजबूत आश्रम केंद्र है। 5वां रीजन रंगून है, जिसमें म्यांमार शामिल है। थोड़ी स्वतंत्रता के साथ बहुत अवनत देश है, किंतु लोग ध्यान साधना एवं नए विचारों में बहुत रुचि रखते हैं। कठिनाइयों के बावजूद 2 सालों से हम इस रीजन में मिशन को फैलाने में बहुत परिश्रम से कार्य कर रहे हैं। अंतिम 2 रीजन मानफेन और सैगोन है। ये दोनों रीजन साम्यवादी शासन में हैं। लोग आध्यात्मिकता से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, किंतु राजनैतिक परिस्थितियों के कारण हमारा कार्य काफ़ी कठिन हो गया है। किंतु हम लोग लौह आवरण को भेदने और लोगों को मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और ऐसा ही होगा। इस समय वियतनाम एवं कंबोडिया में प्रचार कार्य जोरों पर है। दोनों देशों में आनंद मार्ग की मजबूत इकाई है। सैकड़ों भक्त मार्गी कीर्तन एवं प्रभात संगीत के द्वारा यहाँ पर आध्यात्मिक स्पंदन फैला रहे हैं।